हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं गाइज आप सभी। गाइज आज मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ सीडीपी यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों चलते हैं फटाफट प्रश्नों की तरफ। आज सबसे पहला प्रश्न है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मकता, अभिवृत्ति। तो दोस्तों भाटिया बैटरी का प्रयोग जो किया जाता है वो बुद्धि परीक्षण के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है इनाम पाने के लिए पढ़ना, सजा से बचने के लिए गृह कार्य करना, अपनी रुचि के कारण नया विषय सीखना या प्रथम आने के लिए मेहनत करना। तो आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण क्या होगा इसका। ऑप्शन सी, अपनी रुचि के कारण नया विषय सीखना। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन में नकारात्मक सुदृढ़ीकरण का अर्थ है सजा देना, वांछित व्यवहार को बढ़ाने के लिए किसी अप्रिय उद्दीपक को हटाना, पुरस्कार वापस लेना। ऑप्शन डी, व्यवहार को पूरी तरह रोकना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वांछित व्यवहार को बढ़ाने के लिए किसी अप्रिय उद्दीपक को हटाना। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा, देखिए सीडीपी में जो है पेडागोजी बहुत ज़्यादा आएगी। सीटेट परीक्षा अगर आप दे रहे हैं ना तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या आती है, पेडागोजी ही आती है। और बिल्कुल इसी टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इसमें। नो इफ नो बट बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आया हूँ। प्रश्न 4 क्या कह रहा है, थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम का आधुनिक कक्षा में क्या उपयोग है। बार बार रटाना, सीखने के बाद प्रतिपुष्टि और पुरस्कार देना, दंड का अत्यधिक प्रयोग। ऑप्शन डी, केवल व्याख्यान देना। तो सीखने के बाद प्रतिपुष्टि फीडबैक, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। परिवार और पास पड़ोस, विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार। तो इसके जो गौण सदस्य होंगे विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और पास पड़ोस। ऑप्शन बी, विद्यालय और पास पड़ोस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। प्रश्न 6, बचपन मध्य बचपन अवधि है जन्म से 2 वर्ष। ऑप्शन बी 10 वर्ष के बाद। ऑप्शन सी 2 वर्ष से 6 वर्ष। ऑप्शन डी 6 वर्ष से 11। तो मध्य बचपन अवधि कौन सी होगी दोस्तों। ऑप्शन डी 6 वर्ष से 11 वर्ष। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। प्याजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था में है। देखिए प्याजे ने कितनी अवस्थाएं बताई थी, 4 अवस्थाएं बताई थी। और ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हर बार पूछा जा, राइट आंसर हो जाएगा। इसकी भी मैंने एक ट्रिक की वीडियो बनाई है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छी है, बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। चलते हैं प्रश्न 9 की तरफ। प्रतिभाशाली विद्यार्थी है
अपसारी चिंतक, बहुमुखी, ऑप्शन सी बहुत परिश्रमी, ऑप्शन डी अभिसारी चिंतक। तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी जो होता है वो कैसा होता है? अभिसारी चिंतक। कैसा होगा? सॉरी, अपसारी चिंतक। ऑप्शन ए इसका, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपसारी चिंतक होता है प्रतिभाशाली जो शिक्षार्थी बच्चा होता है वो अपसारी चिंतक। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है? जो लेसन प्लान होता है उनमें से इनमें कौन सा शामिल नहीं है? देखते हैं। योजना की दृढ़ता, शिक्षार्थियों का ज्ञान, उद्देश्यों की स्पष्टता, ऑप्शन डी शिक्षण का ज्ञान। तो इसमें क्या होगा? योजना की दृढ़ता, ए ऑप्शन, योजना की दृढ़ता। ये क्या होता है? लेसन प्लान में शामिल नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट। किस प्रकार के प्रश्न को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जा सकता है? लघु उत्तरात्मक, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सत्य या असत्य, निबंधात्मक प्रश्न। कौन सा पूछ रहा प्रश्न? क्या पूछना? वास्तुनिष्ठ प्रश्न। वास्तुनिष्ठ प्रश्न की श्रेणी में कौन सा आएगा तुम्हारा? सत्य और असत्य, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों देखिए, पेडागोजी इसी टाइप की आएगी। और होता क्या था कि जो शुरुआत में पेपर हुए थे उनमें काफ़ी इजीली पेडागोजी आती थी। अब जो फिलहाल एग्जामिनर दे रहा ना वो बहुत टफ, बहुत ही ज़्यादा टफ पेडागोजी आ रही है। बस ये क्या है कि प्रश्नों को समझना है और अपने माइंड में बिठाना है। प्रश्न 12, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा डॉट 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 के कारण रोता, किस कारण से रोता है? सामाजिक दुश्चिंता, संवेगात्मक दुश्चिंता, अजनबी दुश्चिंता या वियोग दुश्चिंता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस संवेगात्मक दुश्चिंता। क्या हो जाएगा? संवेगात्मक दुश्चिंता, यानी कि ऑप्शन बी, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? अनुभविक, भावात्मक, आध्यात्मिक या व्यावसायिक। तो सीखने का क्षेत्र कौन सा होगा साथियों? आपका भावात्मक, ऑप्शन बी, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्नों को पढ़ना है, समझना है, पेडागोजी यही कहती है। प्रश्नों के जो ऑप्शन होते हैं उन्हीं में से आपको उत्तर खोजना होता है, यही पेडागोजी है। प्रश्न 14, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बराबर हो रहा है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चों में सीखने की योग्यता नहीं है, या ऑप्शन डी बच्चों को अनुशासित करने की ज़रूरत है। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, इससे क्या होता है कि वो ऊबने लगता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार प्रश्न है। इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, आप प्रीवियस पेपर देख सकते हैं। प्रश्न 15, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक डॉट 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 से बचती है। किससे बचती है एक अच्छी पाठ्यपुस्तक? लैंगिक समानता, ऑप्शन बी सामाजिक उत्तरदायित्व, लैंगिक पूर्वाग्रह या लैंगिक संवेदनशीलता। दोस्तों लैंगिक पूर्वाग्रह, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक अच्छी पुस्तक पाठ्यपुस्तक जो हमें लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है। प्रश्न 16, अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए।
चलते हैं प्रश्न 16 की तरफ। निम्नलिखित में किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था? तो किशोरावस्था जो होती है इसमें क्या होता है, बच्चा अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाता है। जो उनके साथ के होते हैं बच्चे, उनके साथ में क्या है, वो सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। किस अवस्था में? किशोरावस्था में। चलते हैं नेक्स्ट। डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया था? रॉबेल, किलपैट्रिक, मिस हेलन पार्कहेस्ट या डाल्टन? पता ही होगा आपको, अगर आपने तैयारी की है तो निश्चित रूप से आपको इस प्रश्न का जवाब पता होगा। डाल्टन शिक्षण विधि का किसने किया था? हेलन पार्कहेस्ट। ऑप्शन सी, हेलन पार्कहेस्ट ने इसका विकास किया था। किसका? डाल्टन शिक्षण विधि का। चलते हैं नेक्स्ट। एक बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी है? 95 यानी कि 95 है। वह बच्चा है सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, जड़ बुद्धि या प्रतिभाशाली बुद्धि? कितनी है बुद्धि लब्धि? कितनी बता रहे हैं? 95। तो 95 का कितने में हो जाएगा आपका ये सामान्य बुद्धि? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सामान्य बुद्धि में कितनी होती है? 91 से 110 के बीच में जिनकी बुद्धि लब्धि होती है वो क्या होती है? सामान्य बुद्धि। प्रखर में कितनी आती है? 121 से 130। जड़ बुद्धि कितनी होती है? 71 से कम। और प्रतिभाशाली कितनी होती है? 130 से अधिक होती है। इनको अच्छे से याद कर लेना, 1-2 नंबर का प्रश्न जरूर पूछा था। और बुद्धि का मापन किसने किया था? टर्मन ने। याद रखना, टर्मन ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों अगर आप हमारे साथ ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, मेरा नंबर भी मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रश्न अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। प्रश्न 19, एनसीएफ 2005 की संस्कृतियों के अनुसार कक्षा 1 व 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। कौन सा तरीका होना चाहिए और किसके अनुरूप? एनसीएफ 2005 के अनुरूप। क्या कह रहे हैं ऑप्शन? लिखित परीक्षण के आधार पर, मौखिक परीक्षण के आधार पर, लिखित व मौखिक दोनों के आधार पर, या प्रेक्षण के आधार पर? तो एनसीएफ 2005 क्या कह रहा है? प्रेक्षण के आधार पर। ऑप्शन डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न 20 की तरफ। खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? सुकरात, फ्रॉबेल, किलपैट्रिक या अरस्तु? खेल शिक्षण विधि के कौन है? फ्रॉबेल। फ्रॉबेल हैं इसके, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक फ्रॉबेल। चलते हैं नेक्स्ट। बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया था? नृत्य कला केंद्रित, हस्तकला केंद्रित, पुस्तक कला केंद्रित या संगीत कला केंद्रित? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम को किया था? हस्तकला। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको मालूम होगा गांधी जी ने क्या किया था? वर्धा कमीशन का निर्माण किया था, जिसके अध्यक्षता जो की थी वो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने की थी। ये भी आप नोट डाउन कर लेना, बहुत अच्छे प्रश्न है, इनमें से भी पूछ लिया जाता है। वर्धा कमीशन महात्मा गांधी ने। प्रश्न 22, बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया? क्या पूछा है? बहुतत्व सिद्धांत। टर्मन ने, थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड या बिने? तो बहुतत्व का जो दिया था वो थॉर्नडाइक ने दिया था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों पूरी ताकत लगा दो पढ़ाई में, बिल्कुल भी कमी ना रह जाए, अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। बस इसी बार में एग्ज़ाम क्रैक कर जाना है, तैयारी अच्छे से करिए। प्रश्न 23, कक्षा
का वातावरण होना चाहिए। कक्षा का वातावरण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए कक्षा का वातावरण? शांत होना चाहिए, शोरगुल से भरा, अनुशासन से भरा या मित्रतापूर्ण। देखिए शोरगुल से भरा ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं, ठीक है। शांत भी नहीं होना चाहिए, अनुशासन से भरा ही नहीं, मित्रतापूर्ण। कैसा होना चाहिए? मित्रतापूर्ण, यानी कि कमरे के अंदर जो बच्चे और अध्यापक में कैसा व्यवहार होना चाहिए? एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। प्रश्न 24 क्या कह रहा? जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है। जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से पूछ रहा है। जैविक मंदता, पारिवारिक मंदता, आकस्मिक या चिकित्सा मंदता। तो ये जो जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की, तो ये क्या आ जाएगा आपका? जैविक मंदता में आएगा ये, ऑप्शन ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है। कौन सा मॉडल है जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है? बैंकिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल या इनमें से कोई नहीं। क्या पूछ रहा? सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी के बारे में पूछ रहा। तो कौन सा होगा इसमें? रचनावादी मॉडल, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। दोस्तों कम से कम लाइक कमेंट जरूर कीजिए, इससे क्या होता है कि एक मोटिवेशन मिलता है हमको भी। हाँ भी लोग देख रहे हैं अच्छे से, कमेंट भी कीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो कीजिए, नहीं लग रही तो भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा तो बस उद्देश्य ये है कि हम अच्छे से अच्छे प्रश्न आपको प्रोवाइड कराएं। प्रश्न 26, निम्न में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है? निंद्रा, खेलना, प्रशंसा या क्रोध। क्या पूछ रहा है प्रश्न? जन्मजात अभिप्रेरक, जन्मजात पूछ रहा है। तो निद्रा, खेलना, प्रशंसा और क्रोध, ये कौन सा होगा? ऑप्शन ए होगा। जन्मजात कौन सा? निद्रा प्रेरक, ठीक है। और भी कई सारे होते हैं जन्मजात प्रेरक, जैसे कि भूख हो गया, प्यास हो गया, काम और आपका विश्राम हो गया। तो ये सब क्या है? जन्मजात प्रेरक में आते हैं। निंद्रा, भूख, प्यास, काम, विश्राम, ये सब क्या है? जन्मजात प्रेरक के उदाहरण हैं। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात हो सकती है? कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात? दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मूक बधिर या मंद बुद्धि। तो देखिए जन्मजात, ये क्या पूछ रहा कि अक्षमता केवल जन्मजात कौन सी अक्षमता हो सकती है? मंद बुद्धि की। ये तीनों की तीनों क्या है? ये जन्मजात नहीं हो सकती, केवल मंद बुद्धि। डी ऑप्शन जो है ये केवल जन्मजात हो सकती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। प्रश्न 28 कह रहा, हम करके सीखते हैं किसने कहा था? डॉक्टर मैन्स, योकम, सिम्पसन या कोलसेनिक। हम करके सीखते हैं, ये कहा था सिम्पसन ने, ऑप्शन सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिम्पसन ने कहा था कि हम करके सीखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किस से प्रेरित होता है? मनुष्य का जो व्यवहार है वो मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? कौशल से, अभिक्षमता, अभिवृत्ति या बुद्धि से। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑप्शन, बुद्धि। बुद्धि से क्या है? मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः प्रेरित होता है। और चलते हैं अब वीडियो के आज के अंतिम प्रश्न से। फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस वैज्ञानिक को जाना जाता है? फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस वैज्ञानिक को
जाना जाता है। बहुत शानदार प्रश्न है, अच्छे से नोट डाउन करना, याद करना। हिप्पोक्रेटिस, आइजेंक, अरस्तु या प्लेटो। तो गाइज आपको बता दूं, फादर ऑफ मेडिसिन जो कहा जाता है वो कहा जाता है अरस्तु को। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के प्रश्न ख़त्म हो चुके हैं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। अच्छे से तैयारी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके गाइस, थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।